नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है ऊंट और उसके मालिक की कहानी। इस कहानी में होता यूं है कि एक रेगिस्तान से एक ऊंट का मालिक अपने ऊंट पर सवार गुजर रहा होता है कि रास्ते में रात हो जाती है। रास्ता लंबा था। रात गुजारने के लिए ऊंट का मालिक जो होता है वो एक तंबू लगाता है और तंबू के अंदर सोने लगता है, ऊंट को बाहर छोड़ देता है। अब ये लोक कथा है तो इसमें जानवर भी बोलते हैं। जब रात होती है तो रेगिस्तान में होता क्या है कि दिन में जितनी गर्मी पड़ रही होती है, रात में उतनी ही ज्यादा ठंड पड़ती है। रात में ऊंट को ठंड लगी और ऊंट ने अपना सर तंबू के अंदर घुसाकर मालिक से पूछा कि ठंड बहुत है मालिक, क्या मैं अपना सर तंबू के अंदर रख लूं? मालिक ने सोचा सर ही तो रख रहा है, रख लेने देते हैं। थोड़ी देर के बाद ऊंट ने कहा, मुझे गर्दन में भी ठंड लग रही है, मैं अपनी गर्दन भी थोड़ी सी अंदर कर लेता हूँ। मालिक ने सोचा चलो थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी मगर कर लेने। ऊंट ने अपनी गर्दन भी अंदर कर ली। मालिक जब सोने लगा तो ऊंट ने फिर पूछा, मालिक मुझे अपने कुबड़ पे भी काफी ठंड लग रही है, मैं थोड़ा और अंदर खिसक आऊं क्या? मालिक ने सोचा चलो हाँ, बेचारा अब जानवर है, सारे दिन मेरा बोझ ढोता है, इसे ठंड में ठिठुरता हुआ कैसे छोड़ा जा सकता है। तो उसने ऊंट को अपना कुबड़ अंदर ले आने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर के बाद जब मालिक सोने लगा, ऊंट धीरे धीरे अपना पेट, अपने पैर, अपने शरीर का बाकी हिस्सा धीरे धीरे अंदर लाता गया। तंबू छोटा था। थोड़ी ही देर में मालिक तंबू के बाहर चला गया और ऊंट पूरा का पूरा तंबू के अंदर आ गया। सुबह ठिठुरने पर ठंड से जब मालिक की नींद खुली तो उसने पाया कि वो तंबू से बाहर पड़ा हुआ है और ऊंट पूरा का पूरा तंबू के अंदर कब्जा जमाए बैठा है। तो ये अरबी लोक कथा कई बार उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाले के लिए सुनाई जाती है। ये कहानी आज इसलिए क्योंकि आपको शायद हल्द्वानी का मामला नजर आ गया। शुरुआत में आपको लगता है कि ये बांग्लादेशी विस्थापित है, गरीब है, कहीं से किसी तरह से गुजारा चला रहे हैं, बेचारों को थोड़े दिन रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मगर थोड़े ही दिन में ये समस्या इतनी आसान नहीं रह जाती। आपकी वृद्धि की दर, आपकी जनसंख्या के बढ़ने की दर अगर 1.9% के आसपास है तो उनके बढ़ने की दर 4.5% या 5% के आसपास हो सकती है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा अगर आपको पूछना हो तो आप कांग्रेस के उन नेताओं से पूछिए जिन्होंने बांग्लादेशी विस्थापितों को लाकर भारत में बसाकर अपने इलाके में राशन कार्ड वगैरह दिलवाया था। 1971 के दौर में जब उन्होंने यह किया होगा तो उन्हें लगा होगा कि कुछ लोग तो हैं, हमें वोट देंगे, हमारा फायदा हो जाएगा और इन्हें रहने देते हैं। 50 साल के अंदर नतीजा ये हुआ है कि उनकी आबादी उन इलाकों में इतनी बढ़ गई है कि अब वो कांग्रेसी नेता वहां से चुनाव नहीं लड़ने के लिए खड़े होते। अब चुनाव लड़ने के लिए उसी समुदाय का कोई आदमी खड़ा हो। पिछले 50 वर्षों में बढ़ते बढ़ते उनकी आबादी 3 गुना तक बढ़ चुकी है। उस इलाके में अब जब चुनाव होते हैं तो नेता जो खड़ा होता है वो उनकी पार्टी का ही होता है, उनके समुदाय से ही आता है। कांग्रेसी नेता अब वहां से चुनाव नहीं जीतते। ये बिहार में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है और भी कई जगहों पर जहां कांग्रेसी नेताओं ने कथित तौर पर ऐसी हरकतें की थी, वहां ये नतीजे देखने को मिल जाएंगे। ये नतीजा सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को भुगतना पड़ता हो ऐसा भी नहीं है। इस मामले पर चुप्पी साधने का नतीजा ये होता है कि उनकी अगली पीढ़ी को, उनके बच्चों को जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो मुहैया करवानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर आप सबको पोलियो का टीका देंगे तो उन्हें पोलियो की डोज दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। लाखों करोड़ों लोगों पर अगर ये पोलियो की खुराक का खर्च जोड़ा जाए तो ये खर्च काफी ज्यादा आता है। ऐसे ही और दूसरी जनहितकारी जो योजनाएं सरकार चलाती है, उन सब का बोझ अगर एक्स्ट्रा इन बाहर के लोगों की वजह से, इन घुसपैठियों की वजह से हम पर पड़ने लगे तो दिक्कत तो होगी। ये बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल ऐसी ही चीज हल्द्वानी में होती हुई दिख रही है आपको। आपके अपने शहर के कुछ इलाकों में भी होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पे आज ये नहीं हो। आपको पता है कि रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेश की ओर से भारत में घुसे थे और बांग्लादेश की ओर से घुसने के बाद आज वो कश्मीर में भी मौजूद है और उनके लिए कश्मीर में पिछली सरकार ने काफी सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। ये सारी सुविधाएं किस पैसे से आती हैं? सरकार के पास कोई पेड़ नहीं लगा जिससे पैसे आते हों। ये सारी सुविधाएं, ये सारे पैसे मेरे आपके टैक्स
बसे जाते हैं। अगर आप आज इन्हें ये हक देंगे कि वो रह सकें, तो इनकी अगली पीढ़ी वोट देने की अधिकारी हो जाएगी। उसकी अगली पीढ़ी कहेगी कि भैया किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी था। उनकी अगली पीढ़ी कहेगी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में सोच लीजिए और पुरानी लोक कथाओं को याद कीजिए और अरब वाले ऊंट को याद कीजिए। फिर सोचिए कि क्या आपको इनको जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।